अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस को, उसकी डेफिनेशन, उसका ट्रेंड पीरियड में और उसका ट्रेंड ग्रुप में डिटेल में। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 3 है। तो मैं बात का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है इसकी डेफिनेशन क्या है। मुख्तलिफ़ बुक्स में थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज होते हैं, बहरहाल बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ये समझना है। देखो आयनाइजेशन, सबसे पहले ना वर्ड्स आयनाइजेशन के अंदर आप ये चीज़ देखें कि वो एनर्जी जो कि आयन बनाए। आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद ऐसी एनर्जी जो कि क्या बनाए, आयन बनाए। आयन कितनी तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के। कितनी तरह के? या तो होता है पॉजिटिव आयन या तो होता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिव आयन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लॉस ऑफ, अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा होगा तो क्या वो खुद ब खुद लॉस हो रहा होगा या हम एनर्जी प्रोवाइड करके उसको लॉस करवा रहे होंगे? बताएं जी। यस, एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाएगा। उस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव सिंबल से शो करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। अगर ऊपर पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव सिंबल है तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन की। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव the outermost electron from the gaseous form of an atom is called ionization energy। वो कम से कम तवानाई जो कि किसी गैसियस हालत में मौजूद एटम के बाहर वाले शेल से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार हो, ज़रूरत हो, चाहिए हो, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। बाज़ बुक्स में पोटेंशियल का वर्ड है, बाज़ बुक्स में एनर्जी का वर्ड है। तो आपने परेशान नहीं होना। समझ आ गई बात? ये हाइड्रोजन एटम का सिंबल है, उसके साथ जी लिखा ब्रैकेट में, यानी ये गैसियस फॉर्म के अंदर। देखो गैसियस फॉर्म जो ली जा रही है उसका मतलब है ये एक स्टेबल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? कि स्टेबल फॉर्म है। जैसे हम नोबल गैसेस कहते हैं ना, नोबल गैसेस का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एटम जो है किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। अब देखें ये एनर्जी जो एरो हेड के पीछे आती है, ये एनर्जी प्रोवाइड की गई है। ये एनर्जी, अगर ये एनर्जी एरो हेड के आगे लिखी हो तो समझ जाओ ये एनर्जी लूज़ हुई है, ये एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी है। क्या कहलाएगा? और अगर ये एरो हेड के बैक साइड पे लिखी है इसका मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड की गई है। इस गैसियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम को H पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसको ये एनर्जी क्या की गई है? प्रोवाइड की गई है। उसको ये एनर्जी प्रोवाइड की गई है। जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो हेड के हमेशा सामने आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो हेड के, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो हेड के पीछे की तरफ लिखेंगे। एरो हेड के टेल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है वो गेन हो रहा है, और अगर एरो हेड के फ्रंट की तरफ है, यानी एरो हेड के सामने की तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। बुक में रिपोर्टेड वैल्यू है। आयनाइजेशन एनर्जी आपने प्रोवाइड की है 1312 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी आपने प्रोवाइड की तो आपने हाइड्रोजन के शेल से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिमूव कर लिया। आप सबको हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। देखो जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 0। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लिया जाए तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0।
तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन था उसका ये स्ट्रक्चर था। क्लियर हो रही है बात? ये जो हाइड्रोजन था उसका ये स्ट्रक्चर था, और ये जो पॉजिटिव बने हैं इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर मौजूद था इसको आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इसको आपने रिमूव कर दिया। ये पॉजिटिव फॉर्म है। जब हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, वो हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए आपने क्या प्रोवाइड की? वो जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने अभी यहाँ बनाया था, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दी है, उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? आयनाइजेशन। क्या कह रहे हैं भाई? आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं आगे, ट्रेंड इन अ पीरियड। देखें वैल्यूज़ लिखी हैं, आपने वैल्यूज़ को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए गए हैं। लिथियम की वैल्यू 520 है, बेरिलियम की 899 है, बोरॉन की 801 है। ये बीच में एक एक्सेप्शन है, मैं इस पर स्टार बना रहा हूँ, समझाऊँगा। ठीक हो गया? अब देखें 899 के बाद वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, वैल्यू यहाँ कम हुई है। क्यों कम हुई है वजह बता दूंगा, ठीक है? ये देखें कार्बन की कितनी है? 1086, यानी 899 के बाद ये वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू है। ये वैल्यू फिर 1402, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर यहाँ के वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा क्या वजह है, वैल्यू क्यों अचानक बीच में चेंज हो जाती है, उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो वैल्यू के कमी का सबब बनते हैं। तो आपने वही कॉन्सेप्ट उठा के किस पे लगा देना है? इस पे लगा देना है। आपसे पेपर में सवाल नहीं होता अच्छा इस तरह का कि आप बताएं बोरॉन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है ज़्यादा होने के बजाय। इस तरह का सवाल आपसे नहीं, आपसे जनरल क्वेश्चन होगा भाई ट्रेंड बताएं पीरियड और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? पहले आपने इसको सुन लेना। देखें, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ़्ट से राइट पीरियड में आते हैं, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। देखें 520 से 899, 1086, 1402, तो लेफ़्ट से राइट वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अब क्यों इंक्रीज़ हो रही है वजह सुने। इट्स बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। कहा जब आप लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, शेल में चेंज नहीं आता। सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, सेम शेल के अंदर। और न्यूक्लियस में क्या इंक्रीज़ होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं सेम शेल में और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या है? ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा शिद्दत से अट्रैक्ट करता है, जिससे एटम का साइज़ क्या हो जाता है? श्रिंक होता है। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी एटॉमिक साइज़ की। एटम का साइज़ क्या होता है? उससे जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ जाती है। वो क्या हो जाती है? इस वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन। इस वजह से लेफ़्ट से राइट आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, तो देखें यहाँ ड्यू टू दिस एलिमेंट्स, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो मैंने अभी बताई, लेफ़्ट से राइट न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ एटम का श्रिंक होता है, जिसकी वजह से जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से लेफ़्ट से राइट वैल्यू इंक्रीज़ होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आगे कहते हैं ड्यू टू दिस एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो अगर एक दो हिस्से कर लिए जाएँ, जस्ट सपोज़ मैं यहाँ से इसको हाफ कर लूँ, अभी मैंने आगे दो एलिमेंट नहीं लिखे, फ्लोरीन और नियॉन मैंने
नहीं लिखा, अगर मैं उसकी वैल्यू लिखता तो वैल्यू और इंक्रीज़ होती, ठीक है। वो कह रहे हैं आप देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है राइट हैंड साइड के मुकाबले में। अब आप खुद बताएं, एक सेकंड, मैं अगर यूँ आपके सामने, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है ना, आप बताएं ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, कौन सी ज़्यादा है, जो राइट पे वो ज़्यादा है, तो लेफ़्ट वाली वैल्यू क्या होगी, कम है ना। वही कह रहे, देखें, ड्यू टू दिस एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैव लेस आयनाइजेशन, कहा जो लेफ़्ट पे है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, राइट वालों की ज़्यादा है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई बात समझ ना आई हो? अब एक बात सुनना, गौर से समझना, ये जो बीच में एक आ रहा है ना अनयूजुअल सा बिहेवियर, मतलब बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी होनी तो ज़्यादा चाहिए थी और हो रही है कम, बेरिलियम की ज़्यादा। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, देखो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक फैक्टर क्लियर कर दूंगा आपको मैं, सही है, ताकि आपको पता चल जाए वजह क्या है। इसमें देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, पहला फैक्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा एटॉमिक साइज़, तीसरा। अब इसमें से सिर्फ अगर मैं एक फैक्टर की बात करूं, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसमें बस एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, अगर इसमें सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, देखना गौर से, देखो मैं अगर बेरिलियम की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने हैं। अब अगर मैं बात करूं बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1 2p1, ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन उसी तरह लिखे, ये देखो पी में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में, अब बात समझनी है सब ने गौर से। अब अगर मैं इसके लिए स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूं तो मैं बेरिलियम के लिए प्रोटॉन 4, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ बोरॉन के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ, प्रोटॉन है 5, न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, अब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये 2 बार, और ये जो पी का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लें मैंने यहाँ रख दिया। अब बात समझना है सब ने, ये यहीं पे आपको आंसर मिलेगा इसका। देखें बेरिलियम के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 और 2s में 2, 4 पूरे हो गए। बोरॉन में 1s2 2s2 2p1, पी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो पी का है, इसको जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रॉपर तरीके से शील्ड नहीं कर रहे, यानी वो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है इसको आप कम एनर्जी लगा के भी निकाल सकते हैं, जबकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रॉपर शील्ड, तो इनको आप जो है वो कम एनर्जी लगा के नहीं निकाल सकते। इस वजह से आपके पास जो बोरॉन है, बोरॉन की देखें बीच में एनर्जी थोड़ी सी कम है, एनर्जी कम है। इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी फैक्टर इन्वॉल्व है और एटॉमिक साइज़ वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखें ट्रेंड इन अ ग्रुप बात करते हैं। देखें इधर आपके पास एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, इसमें सीधा सीधा ट्रेंड है। अच्छा, इसमें ज़्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे, मुख्तसर, इसमें कोई देखें अनयूजुअल बिहेवियर नहीं आ रहा, सब ओके वैल्यूज़ हैं। देखें लिथियम 520, सोडियम 496 कम हो रही है, 520 से कितनी हो गई, पोटाशियम की 4 कम हुई बढ़ी, रुबिडियम की कम हुई बढ़ी, सीजियम की, यानी इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का आप कह लें बिहेवियर है, इसमें कोई अनयूजुअल बिहेवियर, टॉप से बॉटम सब वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं।
सब वैल्यूज़, उसकी वजह सिंपल एक ही है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिंपल, ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल्स, ड्यू टू द एडिशन ऑफ। जब आप लिथियम पे थे, आप न्यूक्लियस से 2 शेल्स के डिस्टेंस पे थे। कितने शेल्स के डिस्टेंस पे थे? जब आप सोडियम पे आए तो 1 शेल का डिस्टेंस और बढ़ गया, 3 हो गए। जब आप पोटाशियम पे गए तो शेल, जब आप रुबीडियम पे गए तो शेल, जब आप सीजियम पे गए तो शेल। तो आप न्यूक्लियस से आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहे हैं? आप आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस की पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, जिसकी वजह से आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी लगा के भी निकाल सकते हैं। जब आप कम एनर्जी लगा के निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्या होगी? और वो आपको नज़र आ रहा है, देखें 520 ऊपर वाले की है और जो सबसे नीचे है उसकी एनर्जी कितनी है? क्योंकि ये जो सीजियम है ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा फासले पे है। इनकी मैं अगर डायग्राम ड्रॉ कर लूँ आपको समझाने के लिए, देखें लिथियम के लिए, मतलब अगर ये न्यूक्लियस है भाई, सीजियम के प्रोटॉन कितने होते हैं? 55। अब देखें अगर आप 55 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करें, आप ये आपके पास लिथियम का स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपके पास सीजियम का स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखें लिथियम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं, उनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो लिथियम की एनर्जी कितनी है? सीजियम, अब सीजियम के इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इस शेल में, जैसे मिसाल यहाँ पे ये है। अब बताएं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से करीब है या दूर है? तो न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे मजबूत, तो आप कम एनर्जी लगा के भी इलेक्ट्रॉन को, इस वजह से देखें सीजियम की एनर्जी क्या है? कम है, लिथियम से कम है। ये ट्रेंड है, टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। बात को वाइंड अप कर रहा हूँ, देखें इसको, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको वैल्यूज से पता चल रहा है टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल। आप देखें शेल ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 शेल थे, वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 शेल हैं। तो इसका मतलब है शेल जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो शेल क्या होते हैं? ऐड होते हैं। शेल क्या होते हैं? ऐड होते हैं। These shells reduces the electrostatic force between electrons of valence shell and nucleus। का जैसे जैसे अंदर शेल में इजाफा होता है वैसे वैसे अंदर वाले शेल बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान हाइल होके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उस फोर्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कम एनर्जी लगा के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। इस वजह से टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। क्लियर हुई बात? तो बच्चों ये था लेक्चर आज का आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। ये सवाल पेपर में इसी तरह आता है कि ग्रुप ट्रेंड डिस्कस करें, पहले डेफिनेशन बताएं, ग्रुप ट्रेंड डिस्कस करें पीरियड में और ग्रुप में, आयनाइजेशन एनर्जी का जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही आपने करना। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।